भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 86 से 93 तक। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। आपको शुरू करते हैं हम लोग मूल अधिकारों पर प्रतिबंध पर चर्चा करते हुए। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। सेवकों के किन्हीं वर्गों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। सेवकों के किन्हीं वर्गों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इसमें एक बिंदु है, राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले निम्नलिखित सेवकों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले कौन से सेवकों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है, ये आगे जाकर आपको जानने को मिल रहा है। इस संबंध में विधि का निर्माण का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले सेवकों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। जिस संबंध में विधि का निर्माण का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है, वो क्या क्या है हम जानते हैं। सैन्य व्यवस्था के सदस्य, सैन्य बल के कर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। दूसरा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त सेवक, पुलिस, केंद्रीय बल, CISF, BSF। ठीक है, सैन्य व्यवस्था के सदस्य, ये सब मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है इन लोगों के लिए। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तीसरा है आसूचना तंत्र, इंटेलिजेंस एसेनी एवं काउंटर आसूचना तंत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी। आसूचना तंत्र एवं काउंटर आसूचना तंत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी को इसमें रखा गया है। तो इसमें क्या क्या है आसूचना तंत्र और काउंटर आसूचना तंत्र में? रॉ, रिसर्च एंड अल्फा विंग, इसको भी रखा गया है। इन पर भी मूल अधिकारों के प्रतिबंध के बिंदु लागू होते हैं। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन पर भी मूल अधिकारों के प्रतिबंध लागू होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन पर भी मूल अधिकारों के प्रतिबंध लागू होते हैं। और जो भी पहले आपने देखा, सैन्य व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, लोक व्यवस्था से जुड़े लोग, आसूचना तंत्र से जुड़े हुए लोग और उनका जो संगठन है और सेवाएं देने के लिए संचालन तंत्र है में कार्य करने वाले सदस्य, ठीक है, तो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, उन पर भी ये लागू होता है। ठीक है, तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध में एक नया बिंदु हम लेते हैं। सेवकों के किन्हीं वर्गों के मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध है वो आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 से जुड़ा हुआ है। सेवकों के किन्हीं वर्गों पर, कुछ वर्गों पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आर्टिकल 33 के अंतर्गत आता है, जिसमें सैन्य व्यवस्था, लोक व्यवस्था, आसूचना तंत्र, ये सब या उनसे जुड़े कम्युनिकेशन सिस्टम में उन पर लागू होता है। दूसरा अनुच्छेद 34, ठीक है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध में अगला अनुच्छेद 34 है, जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र विशेष के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 34 में है। और उसमें क्या कुछ है जानते हैं। यदि किसी भारतीय भूभाग में सैन्य अधिनियम लागू है, ठीक है, यदि किसी भारतीय भूभाग में कोई भूमि पर सैन्य अधिनियम लागू है, मार्शल लॉ लागू है। दूसरा, इसे बनाए रखने के लिए तैनात कर्मचारियों अथवा सेवकों को कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। इसे बनाए रखने के लिए सैनिकों और कर्मचारियों को कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। इन सेवकों के द्वारा किए गए कार्यों अथवा दिए गए दंड को भी वैध बनाया जा सकता है।
इनके द्वारा कुछ दंड अगर वो देते हैं उस कार्रवाई के तहत उस इलाके में, तो उसको भी वैध बनाया जा सकता है, जिसके लिए संसदीय विधि के निर्माण की आवश्यकता होगी। इसके लिए संसदीय विधि के निर्माण की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो अनुच्छेद 33 था, जिसमें सेना से जुड़े हुए लोग, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सूचना तंत्र वो थे। अनुच्छेद 34 में है भूभाग के बारे में, भूभाग पर किसी विशेष क्षेत्र में जो प्रतिबंध लागू होते हैं उसमें मार्शल लॉ, उससे उनमें जो तैनात कर्मचारी सेवक हैं उनको कुछ विशेष छूट। ठीक है। और कार्यों पर दंड की वैधता, ये सब इसमें लागू होते हैं। और इसके लिए जो दंड की वैधता है, संसदीय विधि के निर्माण की आवश्यकता होती है। तो अब हम जानते हैं एक नया टॉपिक, नया पॉइंट, सैन्य विधि या फिर आप कहें सैन्य अधिनियम, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के बारे में जानते हैं कि मार्शल लॉ क्या है, किस तरह से लागू होता है, इनमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। प्रथम एक बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं। 1958 में संसद के द्वारा सैन्य अधिनियम का निर्माण किया गया, जिससे अपस्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहा जाता है। ठीक है। अपस्पा सेना का शासन, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा भारत के किसी क्षेत्र में, राष्ट्रपति या राज्यपाल या भारत के किसी भी क्षेत्र में विधि लागू की जा सकती है। ठीक है। यदि नागरिक प्रशासन लोक व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाए तो सेना की सहायता ली जा सकती है। ठीक है। ये 1958 में संसद के द्वारा अपस्पा एक्ट पास किया गया था। कौन सी में? 1958 में। अपस्पा को बनाए रखने के लिए सैन्य अधिकारियों को विशेष छूट प्रदान की गई, जिसके तहत उनके विरुद्ध सामान्य न्यायालय में कोई मामला नहीं लाया जा सकता और इनके द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। ठीक है। अपस्पा के कर्मचारियों के में उनको छूट मिली हुई है कि उनको सामान्य न्यायालय में पेशी नहीं होगी, कोई मामला नहीं लाया जा सकता और किसी व्यक्ति की तलाशी एक ले सकते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। किसी भवन को ध्वस्त किया जा सकता है तथा आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। भवन को अगर कोई ऐसा जरूरत पड़े तो उसको ध्वस्त भी कर सकते हैं वो, और किसी आवागमन को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। ठीक है। अपस्पा के तहत विशेष छूट प्रदान की जाती है सैन्य अधिकारियों को, जिसके तहत उनके विरुद्ध सामान्य न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। साथ साथ कभी भी व्यक्ति की तलाशी के लिए उनको छूट है, कभी भी किसी भी व्यक्ति की भी तलाशी ले सकते हैं। भवन को ध्वस्त करने तक का अधिकार है, अगर जरूरत पड़े तो वो भवन को ध्वस्त कर सकते हैं। साथ साथ आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है, मतलब सड़कें जो चल रही हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है कभी भी। ठीक है। ये था मार्शल लॉ। अब हम जानते हैं मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का दृष्टिकोण जो है, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है, किस तरह से है। मानव अधिकार कार्यकर्ता अपस्पा को राज्य आतंकवाद का नाम देते हैं। मानव अधिकार कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट्स वाले, अपस्पा को राज्य आतंकवाद का नाम देते हैं। ठीक है। कौन सा आतंक? राज्य आतंक। इसके अनुसार यह राज्य का अलोकतांत्रिक स्वरूप है। पुलिस राज्य का उदाहरण है। यह महिलाओं के बलात्कार का अधिकार है। कहते हैं कि यह मानव अधिकारकर्ताओं का कहना है कि इनके अनुसार यह राज्य का अलोकतांत्रिक स्वरूप है। ये लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं है। पुलिस राज्य का उदाहरण है, बल्कि उस पर कार्यरत है। पुलिस राज्य का उदाहरण है। यह महिलाओं के बलात्कार का अधिकार है। पर उनका जो टिप्पणी है, ये महिलाओं के बलात्कार का अधिकार है कि उनके साथ फोर्सली रेप किया जा रहा है। इस तरह की ये अपस्पा एक्ट है।
राज्य सेना सरकार का दृष्टिकोण क्या है? राज्य या फिर सेना कहें या फिर सरकार कहें, उनका क्या दृष्टिकोण है भाजपा पर, मार्शल लॉ पर? राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए यह उपाय आवश्यक है। सैन्य अधिकारियों को जिन कठोर परिस्थितियों में तैनात किया गया है उसमें उसे छूट देना आवश्यक है। कठोर परिस्थिति में जो उनकी तैनाती होती है उसको कुछ विशेष छूट देना आवश्यक है। यह एक अपवादिक उपाय है और वर्तमान में सेना की भूमिका सामाजिक क्षेत्रों में भी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एक नया पॉइंट, न्यायालय का दृष्टिकोण भाजपा को लेकर क्या है। भाजपा के संबंध में टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका प्रयोग इतने लंबे समय के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में इसे 1958 से ही लागू किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में इसे 1988 में लागू किया गया, जो अधिकारों का उल्लंघन है। और इस 1958 में लागू किया गया नॉर्थ ईस्ट में, और जम्मू कश्मीर में 1988 में लागू किया गया, जो अधिकारों का उल्लंघन है और इस प्रावधान का दुरुपयोग है। और अपस्था के अंतर्गत यदि किसी सैन्य अधिकारी के द्वारा शक्ति का मनमानी प्रयोग किया गया तो उसके विरुद्ध सामान्य न्यायालय में भी कार्रवाई आरंभ हो सकती है। सैन्य अधिकारी के द्वारा शक्ति का मनमानी प्रयोग किया गया तो सामान्य न्यायालय में भी कार्रवाई हो सकती है और उसे छूट नहीं मिलेगी। ये 2017 का डिसीजन है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सैन्य अधिकारी के द्वारा शक्ति की जाती है, मनमानी प्रयोग किया जाता है, शक्ति का मनमानी प्रयोग है, तो सामान्य न्यायालय में भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो मार्शल लॉ अपस्था एक्ट के बारे में जो एक कंक्लूजन बनता है, निष्कर्ष बनता है हमारा, अपस्था का विद्यमान होना लोकतांत्रिक राज्य में विद्यमान अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है। लोकतांत्रिक राज्य में विद्यमान एक अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याओं और विवादों का समाधान विचार विमर्श, संवाद एवं वैधानिक पूर्व होना चाहिए, हिंसक रूप में नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा एक और बिंदु है, मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति। मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति। अनुच्छेद 35 में संसद को मूल अधिकार क्रियान्वित करने के लिए, अनुच्छेद 35 में संसद को, पार्लियामेंट को मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति दी गई है कि वो उसके लिए एक्ट बना सकते हैं। यह शक्ति राज्य विधानसभाओं को नहीं है। यह शक्ति किनको नहीं है? राज्य विधानसभाओं को नहीं है, केवल संसद ही कर सकती है। ठीक है, आगे कुछ इससे जुड़े हुए एक मॉडल प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न है, निजता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। परीक्षण मतलब सकारात्मक और नकारात्मक भी। तो पहले तो इंट्रोडक्शन अप्लाई करें आप, फिर अमूर्त विषय या भाषा किस तरह की है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, और फिर उसमें निष्कर्ष दें। इंट्रोडक्शन, अमूर्त विषय और भाषा, और फिर पॉइंट्स, फिर निष्कर्ष। संकल्पनात्मक होना चाहिए, ठीक है, संकल्पनात्मक होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए। भूमिका में देखते हैं क्या कुछ भूमिका हो सकती है। लोकतांत्रिक शासन में मूल अधिकारों का सर्वाधिक महत्व होता है और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में मूल अधिकारों का सर्वाधिक महत्व होता है और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है।
जीवन और दैहिक संबंध, जिसमें निजता के अधिकार को भी शामिल किया गया है। निजता के अधिकार के राज्य में कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। निजता के अधिकार के विषय में जो कुछ पॉइंट्स हैं, उच्चतम न्यायालय में 11 न्यायाधीशों की बेंच में पुट्टास्वामीवाद में, उच्चतम न्यायालय में 11 न्यायाधीशों की बेंच में पुट्टास्वामीवाद में एक ऐतिहासिक मार्मिक और उल्लेखनीय वाद में निजता के अधिकार को मूल अधिकार कहा, जिसमें निजता के अधिकार को मूल अधिकार कहा, जिसमें व्यक्ति के निजी चयन, उसके यौन संबंध, उसका निजी चयन, यौन संबंध शामिल होंगे। ठीक है। न्यायालय ने यह भी माना कि वर्तमान डिजिटल युग में व्यक्ति के निजी जीवन में राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं है, परंतु यह निरपेक्ष अधिकार नहीं है, सापेक्ष है। मूल अधिकार का विस्तार कैसे किया गया, इसके बारे में कुछ देखते हैं। इसमें क्या हो सकता है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार, दोनों अधिकारों के का जो उपयोग है यहाँ पर वो देखते हैं। मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में अंतर्निहित जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का अत्यधिक विस्तार किया गया है। मौलिक अधिकारों के विस्तार से नागरिकों को सशक्तिकरण हुआ है, जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। मौलिक अधिकारों के विस्तार से मौलिक अधिकार का जो विस्तार हुआ, उसके विस्तार से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है, जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। फिर इसका हम परीक्षण करते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों के विस्तार के नाम पर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। ठीक है। मूल अधिकारों के विस्तार के नाम पर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है एवं न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। ठीक है। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। विगत 70 वर्षों के भारतीय लोकतंत्र में पिछले 70 वर्षों के भारतीय लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की सकारात्मक और बहुआयामी विकास से लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है, क्योंकि सरकार साधन है और व्यक्ति के अधिकार साध्य। सरकार अगर साधन है तो व्यक्ति अधिकार साध्य। ठीक है। ये आपको इस तरह से इसका निष्कर्ष निकलता है। एक और मॉडल प्रश्न लेते हैं। ठीक है। समानता में किन विषयों को शामिल किया जा सकता है, प्रीलिम्स टाइप का है। सभी के साथ समान व्यवहार, समानता के किन विषयों को शामिल, समानता में किन विषयों को शामिल किया जा सकता है। 4 चॉइस है। प्रथम, सभी के साथ समान व्यवहार, वंचित वर्गों के साथ विशेष सुविधा, वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधा, लैंगिक विषमता को दूर करना, कुशलता को बढ़ावा देना। समानता के कौन कौन से विषय इसमें शामिल हैं। समानता के विषय से शामिल है सभी के साथ समान व्यवहार, वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधा, लैंगिक विषमता को दूर करना। लेकिन कुशलता को बढ़ावा देना समानता के अधिकार में नहीं आता है। एक और प्रश्न लेते हैं। सामाजिक न्याय में कौन से प्रावधान शामिल नहीं है। ठीक है। सामाजिक न्याय में कौन से प्रावधान शामिल नहीं है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण,